नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नज़र डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट पर, खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं खुशबू स्वागत करती हूं आप सभी का खबरें खेती के इस अंक में। आज के कार्यक्रम में हम बताएंगे आपको गुलदावरी फूल की खेती और उससे होने वाली आय के बारे में, कृषि उपकरणों में पराली प्रबंधक यंत्र की उपयोगिता, आंवला की उन्नत किस्में और उनकी खासियत, किसानों के लिए सौर ऊर्जा योजना, वैशाली के प्रगतिशील किसान धनरंजन कुमार की सफलता की कहानी, साथ ही अंत में मंडी भाव और मौसम का हाल भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचारों के साथ। गुलदावरी की खेती से किसान अच्छी आकर्षक फूलों के साथ अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। आंवला की उन्नत किस्में जैसे बनारसी, कृष्णा और कंचन किसानों को दे रही हैं अच्छी उत्पादन। किसान भाइयों, गुलदावरी का एक लोकप्रिय सजावटी फूल है जो अपने सुंदर रंगों और आकर्षक आकार के कारण घरों, मंदिरों और विवाह मंडपों की सजावट में खूब इस्तेमाल किया जाता है। यह फूल पीले, नारंगी, लाल और सफेद रंगों में उपलब्ध होता है और इसकी खूबसूरती किसी भी अवसर को विशेष बना देती है। पराली प्रबंधन यंत्र किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं। इन आधुनिक कृषि यंत्रों की मदद से किसान न केवल खेतों को पराली से साफ कर पा रहे हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रख रहे हैं। इन यंत्रों के इस्तेमाल से समय और श्रम दोनों की बचत होती है और किसानों की उत्पादकता में भी सुधार होता है। आंवला एक औषधीय फल है जो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। इसकी खेती के लिए गहरी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। आंवला की उन्नत किस्में में बनारसी, कृष्णा और कंचन प्रमुख हैं। वैशाली जिले के धनरंजन कुमार एक प्रगतिशील किसान हैं। कृषि उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षण लिया और अपनी खेती की वैज्ञानिक ढंग से योजना बनाई। वे बैगन, धान और विभिन्न सब्जियों की खेती करते हैं। फसल विविधता अपनाने से उनकी आय बढ़ी और जोखिम भी कम हुआ। धनरंजन कुमार अपनी मेहनत और समर्पण से न केवल फसलों की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं, बल्कि बाजार में अपनी मजबूत पहचान भी बना रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं पटना की प्रमुख मंडियों पर और जानते हैं दलहनों के ताजा बाजार भाव। अरहर दाल 9,600 रुपये प्रति क्विंटल, चना दाल 6,800 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग दाल 10,000 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर दाल 7,400 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द दाल 10,200 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, अपनी उपज बेचते समय मंडी के रेट और मांग पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। फसलों को सही समय और सही जगह बेचने से ही आपको अधिक लाभ मिलेगा। पटना और आसपास के इलाकों में 10 अक्टूबर को मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। बीच बीच में हल्के बादल छाए रहेंगी। अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने तक की संभावना है। नमी का स्तर लगभग 65% रहेगा और बारिश की संभावना बहुत कम है। हवा की गति उत्तर पूर्व दिशा में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेंगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि साफ मौसम के कारण कटाई, गहाई और भंडारण के कार्य के लिए यह समय अनुकूल है। धान काटने के बाद तुरंत सुखाने और भंडारण की व्यवस्था करें। रबी फसल जैसे गेहूं और चना बुवाई के लिए खेतों की तैयारी शुरू की जा सकती है। इसके अलावा सब्जियों की फसलों में समय पर सिंचाई की व्यवस्था करें, क्योंकि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना नहीं है। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं।
अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस्तकबाल है आपका, आपको और आपकी समृद्धि को समर्पित इस विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, पशुपालन को एक संपन्न व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। पशुपालन में सफलता मूलतः इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा प्रबंधन कैसा है। साथ ही विशेषज्ञ की सलाह भी इसमें निर्णायक भूमिका निभाती है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही विशेषज्ञ जुड़े हैं जो पशुपालन में अपनी विशेषता रखते हैं। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि शुकर पालन कैसे करें, पिग फार्मिंग कैसे करें। तो आइए मिलवाते हैं आपको आज के मेहमान से। आज हमारे साथ जुड़े हैं बिहार वेटनरी कॉलेज के सह प्राध्यापक डॉक्टर संजय। बहुत स्वागत है आपका सर हमारे कार्यक्रम में। आज हम पशुपालन पर, विशेष तौर पर पिग फार्मिंग पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अपना प्रदेश बिहार जो है, इसमें पशुपालन स्पेशली पिग फार्मिंग को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पर इसका चुनाव कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बिहार में बहुत सारे नौजवान अभी नौकरी नहीं पा पाते हैं, या किसान भाई बहुत गरीब हैं, छोटा मोटा खेती है जिससे उनका पूरा खर्च भी नहीं निकल पाता है। ऐसी स्थिति में सूकर पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय के रूप में लिया जा सकता है, किया जा सकता है। सूकर पालन का जो है प्लस पॉइंट ये है कि अन्य जानवरों की तुलना में इसमें एक विशेष गुण ये है कि यह किसी भी तरह का भोजन करके उसको बहुत ही एफिशिएंट वे में मांस के रूप में परिवर्तन करने का एक विशेष गुण है सूअर में, जो बहुत अच्छी मात्रा में, अच्छी स्तर पर सूअर में ही पाया जाता है। और इसी तरह का ये सूअर, इसलिए सूअर पालन करने से अब इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें बहुत कम लागत से, बहुत कम खर्च में ही आप जो है सूकर पालन करके अपना जीवकोपार्जन कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने भी सूकर पालन योजना का जो है बनाया है योजना, जिसमें गरीबी स्तर के लोगों को विशेष सहायता भी दिया जा रहा है। उसमें 90% तक का भी जो है सहायता दिया जा रहा है, जिससे कि निम्न वर्ग के, स्पेशली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के उन लोगों को सहायता देने के लिए जोर दिया जा रहा है जो इसमें पालन में आना चाहते हैं, या छोटे स्तर पर कर रहे हैं और बड़े स्तर पर पालन करना चाहते हैं। तो इस सूअर पालन एक ऐसा चीज़ है जो अन्य पशुपालन व्यवसाय से थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि इसमें बहुत कम मार्जिन में, जैसा कि हम बताएं, बहुत कम लागत से शुरू कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो है सूअर जो है कुछ भी खाकर उसको कन्वर्ट कर लेता है मांस में। प्लस इसमें एक और गुण ये है कि ये एक साथ जो है 10 से 8 से 10, 12 तक बच्चे देती है। यानी कि अगर आप बहुत कम सूअर से भी शुरू करें, तो अगर उसको बैलेंस्ड राशन दे रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, बढ़िया से रख रहे हैं, तो आपका सूअर का संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और उसी अनुपात में आय भी बहुत अधिक बढ़ेगी। जी सर, आपने समझाया कि कैसे बिहार, विशेष तौर पर बिहार प्रदेश के लिए शुकर पालन जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें लागत कम लगती है और मुनाफा ज़्यादा होता है। शुरुआत की बात करें कि इसको शुरुआत कैसे किया जाए, कौन सी नस्ल का चुनाव किया जाए, तो इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे। आमतौर पर देसी नस्ल के सूअर ही लोग पालते हैं, जानकारी के अभाव में। उसका जो है भार बहुत कम रहता है, इसलिए मार्जिन बहुत कम रहता है। तो कुछ ऐसे नस्ल हैं जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे, जैसे टैमवर्थ है, लार्ज वाइट यॉर्कशायर है, टैमवर्थ और देसी का क्रॉस है, यॉर्कशायर है, हैम्पशायर है। इस तरह का कुछ विदेशी नस्ल है जिसका जो है अभी आप अपने बिहार में भी पाल सकते हैं। उसका जो है बच्चा आपको रांची वेटनरी कॉलेज से मिल सकता है, वहाँ से कांटेक्ट करके आप वहाँ से बच्चा ला सकते हैं। उसमें प्लस पॉइंट ये है कि जिस तरह देसी नस्ल के सूअर जो है 30-40 केजी से ऊपर नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये करीब 60-70-80 केजी तक का 8-9 महीना में हो जाता है। तो इससे क्या है कि उसमें मांस की मात्रा अधिक मिलेगी, अधिक बच्चे देंगे, अधिक तेज़ी से बढ़ेगा, अधिक मार्जिन मिलेगा। इसलिए आप इस तरह का नस्ल रखें जिसमें मार्जिन अधिक है, जिसमें ग्रोथ अधिक है, जैसे टैमवर्थ, लार्ज वाइट यॉर्कशायर,
हैम्पशायर इत्यादि, जो आपको देसी नस्ल की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में प्रॉफिट देगा। उसका मांस भार अधिक होगा, बॉडी भार अधिक होगा तो मांस भार अधिक होगा। इसलिए आप उस तरह का नस्ल पालें जिसमें मार्जिन अधिक हो। सर, आपने अभी कहा कि जानकारी का अभाव होता है, जानकारी का सचमुच अभाव होता है लोगों के बीच। और इसी क्रम में हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि सुकर पालन की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो नस्ल के बारे में आपने बताया। बाड़े की बात करें कि बाड़ा कैसे बनाया जाए, उसका ध्यान कैसे रखा जाए, खान पान में क्या दिया जाए, और ऐसे ही कुछ मूलभूत जानकारियाँ फार्मिंग की शुरुआत करने से पहले, तो इस पर आप हमारे पशुपालकों को क्या बताएंगे? पशुपालन का जो भी व्यवसाय है बहुत नाजुक होता है। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप सुअर पालन करें, बकरी पालन करें या गौ पालन करें, जो भी करें, तो उसका पहले से एक अच्छे जगह से आप पूर्ण प्रशिक्षण जरूर ले लें और एक एक्सपर्ट का जो है नंबर रखें, उनका गाइडेंस में ही काम शुरू करें। क्योंकि अगर गाइडेंस नहीं मिलता है तो आपका प्रबंधन बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा। बस पशुपालन का जो भी आय है ऐसे समझिए, वो लागत से ज़्यादा इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आप उसका प्रबंधन या केयर टेकिंग कैसे करते हैं, समय पर सब कुछ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते हैं या रख पाते हैं, उसके लिए सारी जानकारी आपको है या नहीं है। तो सबसे बेहतर ये है कि आप एक अच्छे जगह से ट्रेनिंग लें, फिर उसके बाद एक छोटे स्तर का फार्म पर जो है 2-4 महीना काम करें, ताकि आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को फेस करते हुए इस चीज़ को सीख लें कि कैसे हम पशुपालन का उस कार्य को करें जिससे कि हमको फेल होने की संभावना लगभग नगण्य हो। तो तब आप जाकर छोटे स्तर से शुरू करें, तभी आप उस पर बढ़ाते हुए सक्सेसफुली उसको बड़ा स्तर पर ला सकते हैं और एक अच्छी आय कमा सकते हैं। रह गया प्रश्न कि आप सुअर का बाड़ा कैसे बनाएं, तो सुअर का बाड़ा के लिए खास बात यह है कि उसको बहुत कच्चा ढंग से रखने से क्या है ना कि गंदगी बहुत अधिक रहता है। तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए कि बहुत कम खर्च में ही बनाइए, बहुत अधिक लागत नहीं लगाइए, लेकिन उसको आप जो है ना छोटा छोटा कैबिन बनाइए, कम से कम 12 फीट बाई 12 फीट का कैबिन बनाइए। मान लीजिए कि आप छोटे स्तर से शुरू करना चाहते तो 2-3 कैबिन बनाइए और उसको आप दीवार दे दीजिए, खिड़की दे दीजिए, शेड का ऊंचाई थोड़ा सा ऊंचाई रखिए ताकि गर्मी का असर कम रहे। ऊपर से आप जो है पुआल या सरकंडा से ऊपर से ढक सकते हैं ताकि गर्मी का असर कम रहे। प्लस इतना जगह हो गया उसका बंद जगह, उसके नीचे जो फर्श है उस पर आप क्या है सीमेंट का पन्नी दीजिए ताकि जो है वो पानी उसमें लगे नहीं, रिसे नहीं। प्लस हल्का ढाल दीजिए, एक तरफ आप उसका नाद बना सकते हैं और हल्का ढाल डालते हुए जैसे ही दूसरे साइड में जाते हैं जहां आपका गेट लगा हुआ होगा उसके बाहर लगे हाथ एक नाली दे दीजिए। नाली जो है चौड़ा हो, गहरा कम हो, क्योंकि अगर गहरा नाली दीजिएगा और पतला नाली दीजिएगा तो उसमें जो है सुअर का पैर फंसने की संभावना रहती है और सफाई करने में भी परेशानी हो। एक छोटा सा पंप भी रखिए 1 HP का, जिसमें नोजल वाला पाइप रहना चाहिए, क्योंकि अब सुअर को जब नहाना धोना है या उसको साफ़ रखना है, उसका शेड को साफ़ रखना है, तो आप सिर्फ उस पंप को स्टार्ट कर दीजिए और एक धार से जब पानी निकलेगा तो आप उसको सुअर के शरीर पर डालते हुए उसके जो है नाद में को छींटा मार के पूरा एक ही बार बिना झाड़ू लगाए क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हल्का से झाड़ू देने से भी पूरा चिकना, लेकिन तभी हो पाएगा जब आप उसको सीमेंटेड पन्नी से पूरा रखेंगे। प्लस इस पर एक खास ध्यान रखना है कि उसका नाद हो या उसका रूम हो, उसका कॉर्नर को राउंडेड रखें, गोल, क्योंकि जैसे आप कोना रखिएगा तो उसमें क्या है कि दाना पीना या गंदगी उसके कोना में जाके सट जाएगा जिसको साफ़ करने में परेशानी होगी। जब आप राउंडेड रखिएगा तो पानी के धार से वो एक एक कोना उसका साफ़ हो जाएगा, उसमें तक जो आपको मेहनत कम लगेगा। उसमें गाय ये आपको सुअर का शरीर पर भी आप छींटा जब मारिएगा तो सुअर का शरीर भी साफ़ हो जाएगा। इससे क्या है कि कम मेहनत में आप उसको पूरी तरह से सफाई से भी रख पाइएगा और जो है रोग वगैरह से बचा रहेगा। उसके अलावा आप जो है समय समय पर पोटेशियम परमैंगनेट का घोल से उसका पैर को धोइए, उसका जो है शेड को धोइए उसका पानी से। इससे क्या है कि आपका जो है वहाँ पर बीमारी के कीटाणु जीवाणु के पैदा होने की संभावना कम रहेगी और बीमारी होने का संभावना कम रहेगी। प्लस इसके लिए थोड़ा सा बाहर जो है गेट के बाहर ओपन जगह या खुला जगह जो कि थोड़ा सा घेरा हुआ रहना चाहिए, वो भी रखना चाहिए ताकि ठंडा के मौसम में वो सुअर बाहर निकल के धूप भी पा सके। तो इससे क्या है कि उसको एक वातावरण मिलेगा जिसमें सर्दी गर्मी बरसात में सुरक्षित रूप में रहेगा। प्लस इसमें खास ध्यान ये भी रखना है कि अगर सुअरिया जो प्रेग्नेंट है उससे वो बच्चा देने वाले तो उसको अलग रखिए। प्लस उसमें एक चीज़ बनाया जाता है जिसको हम लोग गार्ड रेल बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो फैरोइंग पेन या सुअर जहाँ बच्चा देगी उसका जो चेम्बर है उसको फैरोइंग पेन कहते हैं, उसके साइड में
जो है 1-1.5 फीट दीवार से दूर देते हुए पाइप लगा दिया जाता है, केजिंग टाइप का राउंडेड। इससे क्या है कि बच्चे जब होते हैं तो क्या है कि शरीर सुअरिया के शरीर के नीचे दब के, उसकी माँ के शरीर के नीचे दब के कभी कभी मर जाते हैं। तो वैसे में वो गार्ड रेल रहने से क्या होता है कि सुअर के बच्चे जो है वो गार्ड रेल में जाके छुप जाते हैं, और उसके ऊपर भी अगर सुअर उनकी मादा माँ का अगर भार पड़ता भी है तो वो सुरक्षित रह जाते हैं गार्ड रेल के अंदर। तो गार्ड रेल का भी खास ध्यान रखना चाहिए। प्लस ये देखा गया है कि सुअर के बच्चों में आयरन की कमी से जो है पिगलेट अनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से अधिक सुअर के बच्चे मर जाते हैं। तो वैसे स्थिति में फेरस सल्फेट का जो है सॉल्यूशन सुअर की शरीर के निचले हिस्से पर, सुअरिया के शरीर के नीचे पर लेपा जाता है, जिससे कि आयरन सल्फेट की कुछ मात्रा जब सुअर के बच्चे दूध पिए तो उसके शरीर में जाए। उसके अलावा आप आयरन का कुछ सुई है, जैसे इन्फेरॉन कहते हैं, उसका एक हल्का डोज के रूप में वीकली अगर आप सुअर के बच्चों को इंजेक्टेबल सुई के रूप में भी देते हैं तो उसमें आयरन का कमी नहीं होगा, जिससे कि बच्चे पिगलेट अनीमिया से मरने का संभावना कम रहेगा। और उसमें खास ध्यान ये देखना, यही प्रॉब्लम उसमें क्या है कि सुअर के बच्चे अधिकतर जो है मरने की संभावना रहती है इस वजह से, उस आयरन का कमी की वजह से। तो इसका खास ध्यान रखते हुए रखिएगा, तो फिर क्या है कि पिगलेट अनीमिया नहीं होने से सुअर के बच्चे सुरक्षित रहेंगे, और सुअर के बच्चे ही आपका अगला जनरेशन है। तो जनरेशन का जितना ज़्यादा बचाव कीजिएगा उतनी तेज़ी से संख्या बढ़ेगा, उतनी अधिक मात्रा में सुअर आपके यहाँ फार्म में रहेंगे, जो बड़ा होके आपको 8-9 महीना में 60-70 kg तक का हो जाता है, जिसको आप बेचकर आय कमा सकते हैं। प्लस अगर फीमेल है तो उससे फिर बच्चा पा सकते हैं। तो उसको बचाव करना सबसे ज़रूरी है, विशेषकर बच्चों का, जिसके बारे में हम बेसिक चीज़ हम आपको बताएं। इस चीज़ से करने से क्या है कि आपका सुअर का फार्म में सुअरों की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी और उसको आप अच्छा से मेंटेन कर पाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से सुकर पालन के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, ये हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर संजय, जिन्होंने सुकर पालन के बारे में विस्तार से जानकारी दिया कि किस तरह की नस्ल का चुनाव करना चाहिए, शुरुआत करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देसी नस्ल, विदेशी नस्ल, सबके बारे में इन्होंने समझाया, पाड़े के बारे में समझाया। तो पशुपालक आप भी अपने लिए एक विकल्प की तरह सुकर पालन का चुनाव कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया। तो खेती किसानी के क्षेत्र में आप लगातार उन्नति करते रहें, अच्छे पशुपालन से भी अपने क्षेत्र में लगातार उन्नति करें। इस संदेश के साथ विदा लेते हैं आपसे इस अंक के लिए। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए चर्चा, नए विषय, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं।
मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारी पूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।